If I can't picture it, I can't understand it. Albert Einstein. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। अभी तक हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में बहुत सारी सिचुएशन को एनालाइज किया। उसमें इंटरेक्टिंग बॉडीज की बात भी थी और नॉन इंटरेक्टिंग बॉडीज की बात भी थी। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखें, आईआईटी एडवांस एग्जाम क्वेश्चंस, आप उनमें रिवर बोट, रैन एंड मैन, अम्ब्रेला एंड रैन, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पाएंगे। Then why we have done this thing and why people are doing this thing? There is another very important aspects. Actually, by the term relative motion, we have seen in beginning of the lecture, this chapter, why we study relative motion. Actually, relative motion में हमने इन जो सिचुएशन को एनालाइज किया, इन सिचुएशन के हेल्प से हम डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम यूज करना सीख रहे हैं। हो सकता है आप इस एम तक या इस एक्सपर्टाइज तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें इस एक्सपर्टाइज तक पहुंचना है कि हम किसी भी रेफरेंस फ्रेम को सेलेक्ट कर सकें। और वहां उस एक्सपर्टाइज तक पहुंचने के लिए हमें इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं। और इन प्रॉब्लम में देखिए, इसके रेस्पेक्ट में या उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंट फ्रेम्स की बात कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट फ्रेम सेलेक्ट करना सीखिए। और जरूरत क्यों है इस बात की? Because sometimes you find a question which उसमें जो क्वांटिटीज दी हुई है या जो रेफरेंस फ्रेम मेंशन है, उस रेफरेंस फ्रेम को सेलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा या समटाइम्स इट विल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एट दैट टाइम वी हैव टू सेलेक्ट ए प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम। तो ये प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या तो सोल्यूबल बना दे या बहुत सिंपल कर दे, ये आज चीज़ हमको लर्न करनी है। लेकिन ये चीज़ हम इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही लर्न कर सकते हैं। तो आज हम कुछ मिसलीनियस सिचुएशंस की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो रेफरेंस फ्रेम कैसे सेलेक्ट किया जाए उसकी बात करेंगे, और उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को हम पूरे कोर्स में इंप्लीमेंट करते रहेंगे, जिससे थोड़े टाइम बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप एक्सपर्ट हो जाएं। तो आज हम कुछ मिसलीनियस सिचुएशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1, a raft and a boat are being drifted in a river side by side. The boatman starts engine of the boat and goes downstream with a constant speed relative to the river current. After 30 minutes, he turns back, steers the boat towards the raft with the same speed, and meet the raft at a place which has been drifted 4 kilometers downstream from the place where he had started the engine. Find speed of the river current। मतलब एक रिवर में एक बोट और एक राफ्ट, दोनों साइड बाय साइड बस पानी के फ्लो कारण बह रही है, आर बीइंग ड्रिफ्टेड, और दोनों साथ साथ पानी के कारण पानी से साथ बह रही है। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोटमैन ने इंजन स्टार्ट किया और बोट को डाउन स्ट्रीम ले गया। 30 मिनट बाद वो उसने बोट को रिवर्स बैक किया और वापस उसी स्पीड रिलेटिव टू वाटर लेके आया। लेकिन वो राफ्ट को जब मिलता है तो जिस वक्त ग्राउंड रेस्पेक्ट में जहां से उसने इंजन स्टार्ट किया था उससे 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ चुका है। दैट इज इंफॉर्मेशन गिवन एंड वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द रिवर करंट। लेट अस सी व्हाट वी थिंक। से हियर दिस इज सिचुएशन। यहां हमने रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड चूज किया। व्हाट वी एक सपोज आप ग्राउंड से देख रहे होते तो आप क्या दिखता? इनिशियल टी इक्वल 0 पे ये बोट और राफ्ट दोनों साथ साथ चल रही हैं साइड बाय साइड, एंड यहां इसने इंजन स्टार्ट किया तो राफ्ट तो अपनी स्पीड से चलती रहेगी। राफ्ट का स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ वाटर, ये वाटर के साथ फ्लो कर रही है। लेकिन बोट की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि वो वाटर के रेस्पेक्ट में चलेगी, तो वाटर की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, तो बोट विल मूव अहेड। एंड यहाँ से इंजन स्टार्ट टी इज इक्वल 0 पे इंजन स्टार्ट करने के बाद उसने टी इज इक्वल 0.5 आवर में 30 मिनट पर रिवर्स बैक हुआ और वापस चला। वापस वो वाटर के रेस्पेक्ट में उसी स्पीड चल रहा है। तो जब ये वापस लौटता है उसको ये राफ्ट यहाँ थोड़ी मिलेगी, राफ्ट थोड़ा पानी के साथ बह के आ जाएगी। तो राफ्ट को यहाँ उसने मीट किया। अब ये टाइम नहीं दिया हुआ लेकिन ये डिस्टेंस दिया हुआ है।
हमें वाटर स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंपल सी आइडिया है कि राफ्ट तो वाटर की स्पीड से बह रहा था, रिवर करंट की स्पीड से। तो अगर हमें टोटल टाइम यहां से यहां तक का मिल जाए, ये डिस्टेंस मालूम है, तो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी व्हाट? स्पीड ऑफ रिवर करंट। नाउ दैट आइडिया वी कैन राइट हियर। Relative to the ground, the time t in which the boat completes its round trip, the raft is drifted a distance 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ग्राउंड, ये जो पिक्चर क्या दिखा रही है, ग्राउंड रिस्पेक्ट में टी टाइम, कैपिटल टी टाइम में बोट ने जो राउंड ट्रिप अपना पूरा किया, उतने टाइम में राफ्ट 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्ट हो गई। तो रिवर करंट की स्पीड या ड्राफ्ट की स्पीड सेम होगी। So V water we can write 4 upon T, 4 here we have taken the value 4 किलोमीटर, एंड T को आवर्स में रख देंगे तो V वाटर हमें 4 बेसिकली जितने किलोमीटर पर आवर्स में आना होगा मिल जाएगा। अब इसमें टाइम फाइंड करना है। नाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन हियर इन दैट वे। जर्नी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी व्हाट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? V बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस V वाटर, और इस तरफ क्या होगी? V बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर माइनस V वाटर। Now you can do elaborate calculations. It will require a little bit of calculations, and we can do it. Here we can shorten the solution. If you think with respect to water, reference frame water and hence the raft. अब वाटर का रेफरेंस फ्रेम ले या राफ्ट का रेफरेंस फ्रेम, मतलब जो हमने रेफरेंस फ्रेम था हमने या तो वाटर से अटैच कर दें या राफ्ट से अटैच कर दें। उस केस में कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि उस रेफरेंस फ्रेम में तो राफ्ट चल नहीं रही है, और बोट देखिए राफ्ट से चली और वापस राफ्ट पे आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोट जितना डिस्टेंस दूर गई उतना ही डिस्टेंस लौट के आई। ये एक सिंपलिसिटी मिल रही। और दूसरी बात, ये वेलोसिटी क्या होगी वाटर के रेस्पेक्ट में? तो वाटर के रेस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी इसकी इधर जाते वक्त थी उतनी ही वेलोसिटी इधर आते वक्त थी। मतलब साफ है, जितना टाइम उसने डाउन स्ट्रीम मोशन में लिया उतना ही टाइम अप स्ट्रीम में लिया। ये बात देखिए सोचना यहाँ से बहुत आसान है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हम राफ्ट का फ्रेम ले रहे हैं, राफ्ट के फ्रेम में राफ्ट वहीं रहेगी। बोट राफ्ट के साइड से चली थी टी इक्वल 0 पे और अल्टीमेटली राफ्ट पर ही आ गई। तो राफ्ट को क्या दिखाई देगा कि बोट जितना दूर गई थी उतना ही लौट के आई। मतलब इस तरफ का मोशन और इस तरफ का मोशन इक्वल डिस्टेंस का है। एक बात और, राफ्ट के फ्रेम में मतलब वाटर के फ्रेम में बोट की स्पीड इस तरफ और इस तरफ सेम रही होगी। मतलब इस जर्नी में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों ही जर्नी में बोट ने इक्वल टाइम लिया होगा। और यहाँ तक उसने 0.5 आवर लिया था तो यहाँ तक 0.5 और लेगा, तो टोटल टाइम हो गया 1 आवर। नाउ यू कैन सी हाउ सिंपलिसिटी, कितनी सिंपली से, मतलब सिंपल वे में हम ये टोटल टाइम कैलकुलेट कर पाए, जस्ट लॉजिकल विदाउट एनी कैलकुलेशन। हियर you have to make some equations and you try and you know the answer, total time 1 hour। अब ये आप इससे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड देन यू रियलाइज कि यहाँ हम ग्राउंड फ्रेम्स चल रहे थे, अचानक इस टाइम को कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी हुई, हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज किया और तुरंत टाइम मिल गया। तो प्रॉपर टाइम पर रेफरेंस फ्रेम चेंज करना अपनी मर्जी से, प्रॉब्लम में कहीं नहीं कहा है कि आप राफ्ट का फ्रेम लें। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन रिलेटिव मोशन, रियल थिंग। ये रिलेटिव मोशन में हमको स्किल सीखनी है, ये ग्रास्प, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी है, जिससे आगे फिजिक्स में हमारी जर्नी आसान हो सके। हम प्रॉब्लम्स को प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करके ज्यादा आसानी से सेलेक्ट कर सॉल्व कर पाए। अब टोटल टाइम तो मिल गया। से द रीजनिंग इन द डाउन एंड अपस्ट्रीम मोशन, speed of the boat in relative to raft is the same. Therefore, the boat spends equal time in up and downstream motion। मतलब साफ है, जो बात हमने समझी वही लिख दिया। अब टोटल टाइम क्या होगा? t इज इक्वल टू 0.5 आवर प्लस 0.5 आवर इक्वल टू 1 आवर। नाउ इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में कैपिटल T की वैल्यू रख दें, यू विल फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, व्हाट इट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू हैव सीन बाय दिस सिंपल एग्जांपल how much quicken you be in solving a problem by selecting a proper reference frame। Again, just see, that is what required in IIT exam। अगर आप प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो विद इन टाइम, आप इवन टाइम से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एंड आप पेपर में एग्जाम देते वक्त कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगा। तो आप एक बार फिर समझ लें, रिलेटिव मोशन का पर्पज यहाँ हमारा जो है वो रिवर बोट प्रॉब्लम, रैंडम रेयर प्रॉब्लम ये सॉल्व करना नहीं है। वो तो एक टूल से, एग्जाम्पल से
उनके थ्रू हमें डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सीखना है। लेकिन अब जो असली बात रिलेटिव मोशन सीखने की वो ये है कि हम कौन सा रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करें। अब देखिए, आज हम कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। आपके लिए आज मैं लास्ट में एक होमवर्क बताऊंगा और वो एक बार अभी बोल दूं कि किस सिचुएशन में कैसा रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। इसकी आप अपनी गाइडलाइंस तैयार करें। अपनी गाइडलाइंस हो सकता है वो बहुत प्रॉपर हो सकता है प्रॉपर ना हो, लेकिन उन गाइडलाइंस को बनाने की तकलीफ उठाएं, उससे आपके दिमाग को थोड़ा जोर तो पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वो गाइडलाइंस आपको बताऊंगा और उसके बाद उन गाइडलाइंस को पूरे कोर्स में हम फॉलो करेंगे। तो जिस तरह से जहां हमें जिस प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम की जरूरत हो हम वो सेलेक्ट कर पाए। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2। In a 200-meter wide river, current velocity grows linearly with the distance y from its bank and reaches a maximum 4 meter per minute in the middle. Thereafter, it reduces at the same rate with y and becomes 0 at the other bank. A boat is steered always perpendicular to the river current with a constant velocity 5 meter per minute related to the currents. Now, अभी तक हमने मैक्सिमम सभी सिचुएशन में ये अज्यूम किया कि रिवर करंट वेलोसिटी थ्रू आउट द रिवर एवरीवेयर इज यूनिफॉर्म। बट व्हाट इज देयर? रिवर करंट वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। वो अपने एक बैंक से बढ़ना शुरू करती है, मिडिल में मैक्सिमम है और फिर कम होते होते जीरो हो जाती है। और वो इंक्रीज और डिक्रीज का वेरिएशन दिया है कि किनारे से डिस्टेंस वाई लेते हुए उस वाई से लीनियरली वेरी करती है। एंड इस रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट को हमेशा रिवर करंट के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में या वाटर के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर मिनट के चलाया जाता है। लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट। पार्ट ए, एक्सप्रेस करंट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस y फ्रॉम द फर्स्ट बैंक। अब हमें इस प्रॉब्लम में आगे कुछ भी कैलकुलेट करना होता तो रिवर करंट वेलोसिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होता क्योंकि ये वेरिएबल है। अब ये ए पार्ट शायद किसी एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें ए पार्ट को हमें करना ही होगा, इसलिए इसको हमें एसेंशियल पार्ट ए कर दिया। नाउ व्हाट वी डू इन सॉल्व फर्स्ट पार्ट, सी वी कैन मेक ए ग्राफ। नाउ जस्ट सी रिवर करंट वेलोसिटी वेरीज लिनियरली, तो वाई के साथ इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पहली बात। एंड पहले बैंक पे जब y जीरो है तो ये वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो से स्टार्ट हुई। और मिडिल में जब y 100 मीटर होगा, क्योंकि टोटल विड्थ 200 मीटर है, तो ये 4 मीटर मैक्सिमम दिया हुआ है। और उसके बाद उसी रेट से डिक्रीज होता है, तो ये अगले 100 मीटर में मतलब 200 मीटर तक जाते जाते ये वापस लीनियरली जीरो हो जाएगा। सो नाउ वी कैन वेरी इजिली ड्रॉ दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के इक्वेशन लिखना बहुत ईजी होगा। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट mx और दूसरा mx plus c. Now in first, when y is 0 to 100, slope is how much? You can see the slope. ये 4 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर में होता है, स्लोप यूनिफॉर्म है, तो 4 अपॉन 100 0.04 स्लोप हो गया। इसका c y इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है ऑर्डिनेट पे 0 है, तो ये m इंटू सी दे, m इंटू वाई, एक्स y यहाँ पे, ये स्लोप इंटू एप्सिलॉन वेरिएबल ये आ गया। अब अगले में हमें एक तो स्लोप जो है मैग्नीट्यूड तो वही है बट माइनस का हो गया, तो ये माइनस 0.04 वाई आ गया। लेकिन इंटरसेप्ट क्या होगा, ये इधर यहाँ कहाँ कटता, दैट यू कैन रियलाइज कि ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल बनने वाला है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 8, सो 8 माइनस दिस। सो दैट इज व्हाट हाउ इजिली वी कैन राइट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अब देखिए, इन्हीं टाइप की सिचुएशन के लिए हम लोग जब बेसिक मैथमेटिकल टूल की बात कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इन सब का ग्राफ कैसे होगा, उनको बहुत डिटेल में बात की थी। नाउ लेट अस सी ऑन नेक्स्ट पार्ट, जो कि इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। ए पार्ट तो एसेंशियल मैथमेटिकल टूल था, वो तो कुछ भी सॉल्व करना पड़े आपको करना ही पड़ता। फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करने के लिए
जैसा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोट को हमेशा रिवर करंट के परपेंडिकुलर स्टीयर किया जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। इट मीन्स जो बोट की वेलोसिटी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो पूरा का पूरा ही बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो वी बी वाई क्या हो गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है 5। तो इसमें रिवर करंट का कोई इफेक्ट नहीं क्रॉसिंग टाइम में, so crossing time is very easy to calculate. The boat is always steered perpendicular to the current with a constant velocity of 5 meter per second related to the currents. It is the velocity responsible to cross the river. So the time t to cross the river is simply total width of the river and about divided by this velocity. So how much it will be? 200 meter upon 5 meter per minute. So what would be 40 मिनट। इट मीन्स पूरी रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम लगा 40 मिनट। यहां भी रिवर की वेलोसिटी जो वेरिएबल थी उसका फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर बोट को हमने रिवर के परपेंडिकुलर के अलावा किसी और एंगल पे स्टीयर किया होता तो इसका फर्क पड़ता। लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द ड्रिफ्ट इन क्रॉसिंग द रिवर। अब रिवर क्रॉस करने में जो ड्रिफ्ट हो वो कैलकुलेट करें। अब देखिए, रिवर बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में हमेशा रिवर करंट के परपेंडिकुलर है, तो जो बोट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा रिवर के पैरेलल, वो हमेशा वी वाटर ही होगा। तो वी बी एक्स इज ऑलवेज वी वाटर। तो ड्रिफ्ट केवल वी वाटर क्रिएट कर रहा है। यहां पे टाइम हमको मालूम है, वी वाटर हमको वाई के फंक्शन में मालूम था। अगर हम उसको टाइम के फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो सीधे इंटीग्रेट करने की बजाय आप एरिया ले लें, यू विल फाइंड द ड्रिफ्ट। लेट अस सी व्हाट हाउ वी डू इट। Since the boat is steered perpendicular to the current, so it is the current velocity that is responsible for drift। जो आइडिया बात की वो उसको लिखा है। Area under the graph between current velocity and time is the displacement due to current velocity, hence the drift। तो जो हमने वी वाई ग्राफ था उसको वी टी ग्राफ में कन्वर्ट कर लें और उसका एरिया ले लें, एंड दैट इज वेरी सिंपल। क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो बोट का डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है, सो वाई वी कैन राइट 5 into t, so t is equal to y upon 5। The boat is always steered perpendicular to current with a constant velocity of 5 meter per second related to the currents। That is also the y component of velocity of the boat or related to ground। So y is equal to 5t। So from where what you can write, t is equal to y by 5। तो जो ग्राफ था हम उसमें y को इस हेल्प से रिप्लेस कर दें। What you get here? This, ये y है। अब y की बेसिकली y को t में रिप्लेस करना है, सो व्हाट इज t? t इज इक्वल टू y by 5। सो ये हमने सिंबल यूज किया, विच मीन्स t इज इक्वल टू y 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y के हर वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दो। इट मीन्स हियर व्हाट यू गेट 20, हियर यू गेट 40, एंड ये प्रोपोर्शनल है। सो दैट इज व्हाट v रिवर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। Now you have to take area, and that area will be the drift, total drift in crossing the river। So area is again very simple, triangle area, half into height into width, half height is 4 and width is 40, so how much it will be? 80 meter। So 80 meter is drift। Now just see how skillfully we have simplified the mathematics by using the graph, and you can see ये एरियाज हैं जहां पे जिसलिए हमने रेक्टल मोशन को बहुत डिटेल में बड़ा टाइम देके पढ़ा था, और आप याद करें इस टाइप की सारी मैनिपुलेशन सीखी थी। अब आपके सामने एक ऑप्शन आ सकता, कुछ लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि ये आइडियाज हमने उस टाइम बहुत अच्छी तरह नहीं सीखे थे शायद। तो मैं ये नहीं कहूंगा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई पुरानी बात यूज होने में आई, वो अगर वो उनका क्लियर नहीं है बहुत ढंग से तो सोच लेते हैं अरे पहले वो पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा। ऐसी गलती ना करें। पुरानी बातों के एक एक दो दो पॉइंट यूज होंगे, हमेशा पुरानी बात पूरा चैप्टर नहीं यूज होगा। तो जो एक पॉइंट यूज हो रहा है उसको यही समझ लें, बस इतना सही। और ऐसे टिट बिट्स में चीजों को समझते हुए आप देखेंगे थोड़े टाइम में आपका पुराना कोर्स भी ढंग से रिवाइज होता चला जाएगा। डी पार्ट,
Assuming starting point as origin, the first bank as x-axis and y-axis perpendicular to the currents, deduce equation of the path of the boat. अभी तक की सारी सिचुएशंस में इस प्रॉब्लम से पहले रिवर करंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म लेते थे, स्टीयरिंग डायरेक्शन यूनिफॉर्म लेते थे और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर यूनिफॉर्म लेते थे, जिससे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक कांस्टेंट वेक्टर आता था, तो बोट का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। लेकिन यहां आप देखिए, स्टीयरिंग एंगल रिवर करंट से 90 कांस्टेंट है, बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर कांस्टेंट है, लेकिन वाटर वेलोसिटी वेरिएबल है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग अलग जगह अलग अलग होगी, तो पाथ एक कर्व होगा, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। लेटर ऑन हम और वेरिएशन करेंगे। अभी यहाँ के रिवर वेलोसिटी की बात वेरी किया है, आगे कई प्रॉब्लम्स में हम बोट का स्टीयरिंग एंगल वेरी करेंगे, कभी बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूरे पाथ में वेरी करेंगे, एंड इन दैट वे लेट अस सी हाउ इंटरेस्टिंग विल बी। वो मैथमेटिक्स सीखेंगे, लेकिन एक बार हम एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्टिंग करें, एंड दैट इज दिस सिंपल सिचुएशन। सॉल्यूशन: since the boat is always steered perpendicular to the current, its x component of velocity equals to the velocity v of the current. मतलब बोट की वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में हमेशा करंट के परपेंडिकुलर रखी गई है, तो बोट का वेलोसिटी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्स कंपोनेंट हमेशा वाटर वेलोसिटी होगा। ये आप वेक्टर डायग्राम वी बी ऑब्लिक वाटर प्लस वी वाटर इज इक्वल टू वी बी ड्रॉ करके समझ सकते हैं। ये आइडिया पिछले पार्ट में ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने में हमने बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया था। अब आगे बात करें, dx by dt is equal to v is equal to 0.04 y when y is between 0 to 100 and 8 minus 0.04 y when y is in between 100 to 200 means dx by dt v होगा, v is river current velocity, and here river current velocity we have obtained as function of y, but what we have to find? इक्वेशन ऑफ पाथ। अब देखिए, इक्वेशन ड्रिफ्ट फाइंड करना होता तो हम एक काम यहां भी कर सकते थे, y को 5t से रिप्लेस करते और फिर सीधे इंटीग्रेट करते, टोटल ड्रिफ्ट मिल जाता, बट हमें एक्स वाई रिलेशन फाइंड करना, वी हैव टू एलिमिनेट t। तो t एलिमिनेट करने के लिए यहां तो y है, यहां पे जो इक्वेशन 1 था y इज 5t, वहां से t एलिमिनेट कर दें, तो y इज इक्वल टू 5t, उसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, dy इज इक्वल टू 5dt, so dt will be equal to what, dy by 5, so we can replace it here, substituting dy is equal to 5dt from equation 1 in the above expression, तो कहां रखेंगे, dt is equal to dy by 5 रख देंगे, तो what you get here, 5 dx by dy is equal to this expression. Now you can see very easily, ये साइड एज इट इज अनचेंज रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, तो यहाँ dt को रिप्लेस किया किससे, dy by 5 से, तो ये 5 ऊपर चला dy। नाउ इस रेंज में 5 dx by dy इज इक्वल टू 0.04y, कब 0 से 100 के बीच में y होगा तो ले लिया अलग से, एंड यही एक्सप्रेशन 8 माइनस 0.04y होगा जब y 100 से 200 के बीच में होगा, एंड दोनों इंटीग्रेशन कर दें। लेकिन पहले पहला इंटीग्रेशन करना है, उसमें x की लिमिट होगी 0 टू, अब देखिए x तक, क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, एंड y की लिमिट 0 टू y। सो व्हाट वी डू फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिवर विड्थ, व्हाट वी हैव 5, ये यहाँ आप देखिए ये dy को इधर ले गए, तो ये लिमिट 5 इंटू डी एक्स, और ये 0 टू x लिमिट लिया, और ये 0.04 dy यहाँ आ गया, तो y dy एंड 0 टू y, and this integration is quite simple, so x is equal to this, ये सॉल्व करके, and it is not a difficult part, you can solve it। अब सेकेंड पार्ट में लिमिट डिसाइड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, सेकेंड पार्ट में y स्टार्ट हो रहा है 100 से, तो जब y 100 होगा तो x क्या होगा वो इससे कैलकुलेट करना होगा, और वो लिमिट यहां रखेंगे। फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द रिवर विड्थ, दिस ना कैन सी, y तो 100 टू y होगा, लेकिन जब y 100 है तो x कितना होगा आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं,
और ये भी देख सकते हैं ड्रिफ्ट का हाफ, ड्रिफ्ट 80 मीटर था, उसका हाफ 40, वहाँ से देख सकते हैं दोनों बिल्कुल मैच करेंगे. So now this definite integral is not difficult to solve. So what it will be? 5 here x minus 40 and here this. ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा. नाउ 5x minus 200 200 इधर ले आएंगे तो what it will be? That is minus 200 इधर जाके plus 200 हो जाएगा. So now you can solve it. So you will get x is equal to 8 by 5y minus 1 by 250y square minus 80. Now this equation of path is not a difficult task. So we have done how, देखा कैसे इक्वेशन ऑफ पाथ निकाला. अब देखिए रिवर बोर्ड सिचुएशन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी में हम आए, इसलिए मैंने कहा था आज हम कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम लेंगे. अभी हमने आज केवल रिवर करंट वेलोसिटी को वेरी किया. स्टीयरिंग एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये कांस्टेंट रखा. आगे किसी मिसलिनियस प्रॉब्लम में हम स्टीयरिंग एंगल वेरी करेंगे और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे. फिर किसी सिचुएशन में हम बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेरी करेंगे और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे. फिर उसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशन वेरी करेंगे. तो व्हाट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल सिचुएशन कैन बी, वी कैन सी लेटर. बट आज के लिए रिवर बोट प्रॉब्लम का इतना वेरिएशन बहुत है. इनको कंबाइन करके हम इक्वेशन पाथ दोनों रेंज में लिख सकते हैं. इन फर्स्ट रेंज इट इज 1/250y square. इन द सेकेंड रेंज minus 80 plus 8 by 5y minus 1 by 250y square, this range. So that is what complete equation of the path. Example 3. A 2-meter wide truck is moving with a constant speed 5√5 meter per second along a straight horizontal road. When the truck is 4 meter away, a pedestrian starts crossing the road with a uniform speed. The truck is moving along that side of the road from where the pedestrian starts walking. Calculate the minimum velocity of the pedestrian so that he can cross the road safely. So that is situation here given in the diagram. That is aerial view or you can say top view. ऊपर से देखिए क्या होगा. ये ट्रक की विड्थ है 2 मीटर और ट्रक ये सड़क के साइड के किनारे किनारे चल रहा है. इसकी स्पीड है 5.5 मीटर पर सेकेंड. नाउ पेडेस्ट्रियन यहाँ पर है, आपको पेडेस्ट्रियन साफ दिख रहा होगा. ये सड़क क्रॉस करना चाहता है, अब मिनिमम स्पीड से क्रॉस करना चाहता है. तो इसके पास कई ऑप्शन है. ये इधर चले, परपेंडिकुलर सीधा जाए या थोड़ा इस तरफ जाए. अब देखिए ये इधर जाएगा तो ट्रक से टकराने के लिए उसको टाइम कम मिलेगा, तो उसको ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा. यहाँ थोड़ा धीरे, और यहाँ अगर इस तरफ चलता है तो ट्रक उस तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. सो टाइम विल बी मोर. सो इफ़ ही moves in this way, he can have smaller speed. अब हो सकता है कि कोई इधर जाना पड़े, आंसर इधर आए या इधर आए, बट हम एक इधर वेलोसिटी लेके एक एंगल थीटा वेरिएबल फाइंड करके हम एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करें पेडेस्ट्रियन की फॉर सेफ क्रॉसिंग. एंड अब देखिए पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी का जो इधर होगा उस एंगल का फंक्शन होगा. अब उसमें हम मैक्सिमम मिनिमा इनकॉर्पोरेट करके उस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम स्पीड फाइंड कर सकते हैं. We represent the truck by a rectangle and the pedestrian by a dot. Moreover, the pedestrian has to avoid an impact with the front portion of the truck. This idea is shown in the figure. अब देखिए ये फिगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ट्रक बनाना मुश्किल होगा, तो हम ट्रक को एक ऐसे रेक्टेंगल से शो कर देंगे, ऐसे बस. और पेडेस्ट्रियन को जरूरी नहीं है एक लड़के ऐसा बना, आप एक डॉट बना दें. अभी पेडेस्ट्रियन जब क्रॉस करेगा तो उसको ट्रक के फ्रंट पोर्शन से ही कॉलिजन अवॉइड करनी है. और वो कॉलिजन कैसे अवॉइड करनी है, लेट अस सी दैट आइडिया. नाउ इस सिचुएशन में हम सब कुछ ग्राउंड रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है. सो ये ट्रक को हमने से कहा था रेक्टेंगल से शो कर दिया, उसकी विड्थ को बी डिनोट कर लिया और ट्रक की वेलोसिटी वीटी मान लिया, दैट इज 5.5 इज गिवन. और ये जो 4 मीटर डिस्टेंस पेडेस्ट्रियन का था, पेडेस्ट्रियन को देखिए रेड डॉट से शो किया है, ये 4 मीटर एक्स नॉट रिप्रेजेंट कर दिया. और पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हमने जैसे कहा था एक एंगल थीटा ले लिया. नाउ ये ट्रक अभी t इज इक्वल 0 सिचुएशन है. लेट्स सी हाउ इट विल मूव. सी दिस. अब देखिए यहां पे पेडेस्ट्रियन इस कॉर्नर से टकरा गया.
अगर पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा होती, इनफिनिटली स्मॉल अमाउंट से भी ज़्यादा होती, तो इस कॉर्नर को यहाँ पहुँचने से पहले पेडेस्ट्रियन यहाँ पहुँच जाता, कॉलिजन अवॉइड हो जाती। तो ये जो लिमिटिंग वेलोसिटी है कि इस वेलोसिटी पे कॉलिजन हो जाएगी, हम यही वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब लिखें, आंसर में भी इक्वल टू यही वेलोसिटी लिखेंगे। वैसे तो इस वेलोसिटी पे कॉलिजन होनी है, बट एक्चुअली आंसर ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। बट ये इक्वल टू में एक्सप्रेस किया था और ये अंडरस्टूड है कि इससे वेलोसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट से, अब इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लें, वाई एक्सिस इस तरफ, एक्स इस तरफ। तो पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी ऑब्लिक है, इसके कंपोनेंट कर लिए वीपी एक्स एंड वीपी वाई। अब एक्स एंड वाई डायरेक्शन के मोशन दोनों को अलग अलग एनालाइज करेंगे। एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन, सो व्हाट इट विल बी, vt इंटू टी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वीपी कॉस थीटा इंटू टी। मतलब ये क्लियर है कि जितने टाइम में ट्रक का कॉर्नर यहां से यहां तक पहुंचा, ये देखिए ये vt इंटू टी ये डिस्टेंस हुआ। अब ये डिस्टेंस यहां से क्लियर हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हुआ, वीपी एक्स इंटू टी प्लस एक्स नॉट, सो दैट इज इक्वेशन। So Vt into T is equal to x naught plus Vp cos theta into T. Now what we can see in y direction? In y component motion, there is only this velocity. तो जितने टाइम में ये कंडीशन एस्टैब्लिश हो रही, उतने ही टाइम में ये Vpy into T must be equal to B. So we can have this way. Vp sin theta into t is equal to b and vpy is equal to vp sin theta, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों में टाइम सेम है, मतलब जितने टाइम में ये एस्टैब्लिश हो रहा है उतने टाइम में ये एस्टैब्लिश हो रहा है। टाइम हमें फाइंड नहीं करना, हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और वो डिसाइड होगी इस एंगल से। सो इन दोनों इक्वेशन में टाइम एलिमिनेट कर दें। टू एलिमिनेट t, सब्स्टिट्यूट t फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, vt दिस सीट। अब देखिए t क्या है, इक्वेशन 2 से b अपॉन वीपी साइन थीटा। तो यहां t की जगह हम देखो vt ऐसे रखा और t की जगह रखा b अपॉन वीपी साइन थीटा, सी है। अगर x नॉट एज इट इज रखा, vp cos थीटा एज इट इज, अगेन t की जगह क्या रखा हमने, b अपॉन वीपी साइन थीटा। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। यहां vt अपॉन वीपी साइन थीटा होगा, अब देखते जाइए, ये एक्स नॉट प्लस यहाँ पे वीपी वीपी कैंसिल, बी कॉस थीटा अपन साइन थीटा, पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या बचा, वी टी इंटू बी अपॉन वी पी, एक्स नॉट साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, दैट इज। अब यहाँ से आप सीधे वीपी को इस तरफ ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो वीपी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा मिल गया। व्हाट वीपी इज इक्वल टू वी टी बी अपॉन एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस बी एक्स नॉट साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। Now from here you have to calculate minimum pedestrian velocity. For this either you can use idea of maximum minimum, इसको थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए और आगे काम करिए, या फिर from trigonometry we have learned that a cos theta plus b sin theta ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो, उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। एंड लकीली दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ द सेम काइंड। एंड इन डिनोमिनेटर, तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तब वीपी मिनिमम होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम हमको, स्क्वायर ऑफ दिस कोएफिशिएंट प्लस स्क्वायर ऑफ दिस कोएफिशिएंट एंड स्क्वायर रूट। सो वीपी मिनिमम वी कैन राइट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम। सो व्हाट विल बी, फॉर मिनिमम वीपी सब्स्टिट्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। सो वीपी मिनिमम इज इक्वल टू वीटी बी अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दैट इज वेरी सिंपल आइडिया। एंड now substituting values will find Vp min is equal to 5 meter per second. जो values दिए substitute कर लें and you will get this calculation. So now just see, in solving this problem what we have used ground reference frame. I will suggest you as a homework that try to solve this problem in reference frame of the truck and then try to solve this problem in the reference frame of pedestrian. अब देखिए ये आइडिया कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, आई विल शो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली ट्रक रेफरेंस फ्रेम यूज करेंगे तो ट्रक का एक कॉर्नर ट्रक यहीं रहेगा। अब पेडेस्ट्रियन को इस कॉर्नर को टच कर रहा है, तो अब पेडेस्ट्रियन यहां से ट्रक के रिस्पेक्ट में इस स्ट्रेट लाइन माता दिखाई देगा। मतलब क्या होगा, पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी ऐसे जूम कर लें और वी टी इधर माइनस रख दें, तो ये पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ट्रक आया।
एंड उस तरह से आप देखेंगे यू विल फाइंड द सेम टू इक्वेशन. सिमिलरली हियर, अगर पेडेस्ट्रियन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन यूज करेंगे, अगेन यू विल फाइंड सेम टू इक्वेशन एंड रेट्स ऑफ सॉल्यूशन इज सेम. So here, in using relative motion, taking truck as a reference frame or taking pedestrian as a reference frame, it will not create any simplicity. We have done this problem in ground reference frame very easily. So जो मेरा पर्पस था वो ये कि हम रेफरेंस फ्रेम कैसे सेलेक्ट करें जब तक जरूरत ना हो. रिलेटिव मोशन को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा. तो जहां जरूरत होगी हम वही रिलेटिव मोशन इनकॉर्पोरेट करें तो सिंप्लिसिटी आएगी. अभी वो गाइड मैंने कहा था इन चीजों को देख के आपको एक दिन में अपनी गाइडलाइन बनाएं कि क्या फ्रेम सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए. आप भी कुछ एक्सरसाइज करिए. इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द गाइडलाइंस, वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड वेरी सिंपल गाइडलाइंस. और उन गाइडलाइंस को आगे के कोर्स में हम इंप्लीमेंट करते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Example 4. A man starts with a velocity v0 and runs a race on a straight level track. The wind appears to him at an angle theta naught with his course at instant t is equal to 0. It then appears to change uniformly and turns through an angle theta naught during the race. If the wind blows uniformly at right angles to his course and capital T be the time of the race, हाउ इज स्पीड ऑफ द मैन चेंजिंग. अब देखिए ए पार्ट मतलब कई और पार्ट भी होंगे इसके. व्हाट इज गिवन, ऐसी सिचुएशन जहां डायग्राम नहीं दिया हो वो सिचुएशन थोड़ा सा डिकोड करने के लिए और अटेंशन चाहती है. आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें. एक मैन एक स्ट्रेट लेवल ट्रैक पर एक रेस दौड़ना शुरू करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है. द विंड अपीयर्स टू हिम एट एंगल थीटा नॉट एट टी इक्वल 0. मतलब इनिशियली उसको विंड कैसी महसूस होती है, एंगल थीटा नॉट विद हिज कोर्स. कोर्स मतलब उसके रास्ते से थीटा नॉट, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन से नहीं, रास्ते से थीटा नॉट एंगल पर वेलोसिटी ऑफ विंड या एयर विद रेस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन होगा, ये दिया हुआ है. उसके बाद इट मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू मैन लगातार चेंज होती जाती है और पूरे रेस के दौरान उसका एंगल थीटा नॉट से एक्स्ट्रा और चेंज हो जाता है, टर्न्स थ्रू एट एंगल थीटा नॉट. तो थीटा नॉट एंगल पहले था, थीटा नॉट से और चेंज हो गया पूरी रोस में, तो टोटल एंगल या तो 2 थीटा नॉट हो जाएगा, थीटा नॉट बढ़ जाएगा, या थीटा नॉट माइनस होकर 0 हो जाएगा. अब देखिए इसी चीज को आगे सोचते हैं. बेसिक थॉट यही था. तो जो इसमें बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज होगी वो क्या होगी, वी एयर इज इक्वल टू वी मैन प्लस वी एयर विद रेस्पेक्ट टू मैन. V air is equal to V man plus V air with respect to man, all in vectors. Now that is the course. हमने रास्ता दिखा दिया. T is equal to 0, x equal to 0 and T is equal to capital T, final time, x final. और एक कोर्स. एयर वेलोसिटी दिखा दें. एयर वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, यहाँ भी V air, यहाँ भी V air, एंगल 90 राइट एंगल और मैग्नीट्यूड सेम. अब इस इक्वेशन के हिसाब से वी एम जो वी नॉट जो है इनिशियल मैन की वेलोसिटी वी नॉट थी, वी नॉट वेक्टर यहां ड्रॉ कर देंगे और यहां से वी एयर विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये एंगल हम थीटा नॉट लेंगे. वी मैन इनिशियल वी नॉट दिया हुआ है, वी मैन की वैल्यू क्या है, वी नॉट ड्रॉ कर दिया. देन वी एयर विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड दिस एंगल इज थीटा नॉट. सो दिस इज इनिशियल कंडीशन. एंड फाइनली मैन की वेलोसिटी के वी एम फाइनल मान लें और वी एयर विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहां हमने एंगल बढ़ा हुआ मान लिया, तो यहां जो एंगल होगा 2 थीटा नॉट. तो इस हिसाब से अगर एंगल थीटा उसका बढ़ता बढ़ता थीटा नॉट से 2 थीटा नॉट हो जाता देखिए, तो हम कहेंगे वेलोसिटी लगातार कम होती गई. अब अगर थीटा नॉट कम करते 0 करते तो ये कंडीशन इंपॉसिबल है. 0 करते मतलब ये वेक्टर सीधे नीचे आता, मतलब ये वेक्टर या तो 0 करना पड़ता या ये वेक्टर की लेंथ इनफाइनाइट करनी पड़ती, जो कि इम्पॉसिबल. दोनों ही चीजें, इसकी लेंथ 0 करना क्वेश्चन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रेसर की रन को दौड़ को इनफाइनाइट कर देना उसकी वेलोसिटी को, ये भी इम्पॉसिबल है. इसका मतलब श्योर है कि जो आदमी दौड़ रहा था उसने लगातार अपनी स्पीड कम की इस रेस के दौरान. इफ द मैन रन्स विद इंक्रीजिंग स्पीड
theta should become 0 at the end. Theta means angle. It is impossible because for this Vm tends to infinite. तो ये impossible हुआ, मतलब therefore the man is continuously slowing down. आदमी लगातार अपनी स्पीड कम करता जा रहा है. तो पहला पार्ट हो गया. Now let us see the next part. B, find the length of the course. जो कितनी लंबाई उसने पूरी कैपिटल टी टाइम में दौड़ी वो फाइंड करनी है. अगेन वी टेक द सेम हेल्प ऑफ द डायग्राम. ये हम यहां तक काम कर चुके थे. अब देखिए हमको वेरिएबल स्पीड है, तो किसी जनरल इंस्टेंट टी पर मैन की वेलोसिटी फाइंड करनी है और वो वेलोसिटी वेरिएबल है, तो टाइम के साथ इंटीग्रेट करके एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे. तो हम किसी जनरल इंस्टेंट टी पर वो वेक्टर इक्वेशन इंप्लीमेंट करें. कंसीडर एन इंस्टेंट टी, और इक्वेशन क्या है, वी एयर इज इक्वल टू वी मैन प्लस वी एयर विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो कोई जनरल इंस्टेंट मान लो हमने यहां लिया, तो वहां भी वी एयर तो वही होगा क्योंकि कंडीशन दिया हुआ वी एयर इज यूनिफॉर्म. दिस यहां में किसी टाइम टी पर एक्स ले लिया, और यहां पर मैन की वेलोसिटी वी एम डी एक्स बाई डी टी होगी, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाए. वी एम डी एक्स बाई डी टी है. एंड हियर इज वॉट, वी एयर विद रिस्पेक्ट टू मैन. नाउ इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें, कोई एंगल थीटा. अब थीटा क्या होगा, थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चेंज रोटेट कर रहा था. ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं. ओमेगा फाइंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है. ये जो वेक्टर है पूरी रेस के दौरान थीटा नॉट से टू थीटा नॉट हुआ, मतलब ये टोटल थीटा नॉट से टर्न को हुआ. टाइम है कैपिटल टी, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हुआ इस वेक्टर की थीटा नॉट बाई टी. तो यहां से थीटा फाइंड करने के, लेट अस सी. Since V air with respect to man turns uniformly at rate omega is equal to theta naught by t. यूनिफॉर्मली रोटेट करता है, तो उसका ओमेगा क्या होगा, कितने नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल्स टर्न किया थीटा नॉट से, टू थीटा माइनस थीटा नॉट, और टाइम कितना लगा कैपिटल टी, तो ओमेगा हो गया थीटा नॉट बाई टी. नाउ हियर वी कैन राइट थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी. वेरी सिंपल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन. तो थीटा को हम यहां से रिप्लेस कर देंगे. फ्रॉम वेलोसिटी ट्राइंगल एट टाइम टी वी कैन एक्सप्रेस वेलोसिटी ऑफ द मैन. वी एयर की हेल्प ले सकते हैं, तो वेलोसिटी मैन क्या होगा, वी एयर कॉट थीटा. वी एम इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी एयर कॉट थीटा. थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट. लेट अस सी, वी एम डी एक्स बाई डी टी तो हो गई, और साथ में क्या होगा, वी एयर इंटू कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट यहां रख दिया. अब यहां पर हमें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टाइम का फंक्शन मिल गया, वी कैन इंटीग्रेट इट. तो ये 0 टू एक्स फाइनल मीन्स ये फाइंड करना है. वी ए कांस्टेंट है दिया हुआ है, यहां से 0 टू टी ओमेगा टी ये कर दिया. अभी इसको इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि वी एयर भी कांस्टेंट है, सो यहां इंटीग्रेशन से बाहर ले पाए. अब देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मैं आपको यहां बता रहा हूं. टाइम नॉट राइटिंग हियर. यू कैन राइट कॉस थीटा का बेसिक इंटीग्रेशन करना है. कॉस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड डी थीटा और आएगा बेसिकली डी टी डी थीटा. सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा. तो ऊपर क्या है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा. तो बेसिकली देखिए ऊपर साइन थीटा का डिफरेंशियल है. सो व्हाट यू कैन राइट हियर, डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटीग्रल हो गया ln साइन थीटा. सो इसका इंटीग्रेशन होगा ln साइन थीटा. अब लिमिट कहां से कहां लगानी है, 0 टू 2 कर सकते हैं, या 0 पर थीटा नॉट होगा और कैपिटल टी पे 2 थीटा नॉट होगा. तो ln साइन थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू 2 थीटा, तो ln साइन 2 थीटा माइनस ln साइन थीटा. सो ln साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो गया. अब साइन 2 थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल, सो गया 2 कॉस थीटा. सो ट्राई इट योरसेल्फ. सो व्हाट यू कैन सी फर्दर, x final is equal to va upon omega ln 2 cos theta. You got the idea? Now this integration I told you, try to do it. If you find any difficulty, you can ask me, or I will post this integration on the group. Now further, va was not given.
केवल इतना ही दिया था, वी ए कॉन्स्टेंट था, बट ये वी नॉट दिया था, थीटा नॉट दिया था। यहां से वी ए लिख सकते हैं, वी ए क्या होगा, वी नॉट टेन थीटा, सो सब्स्टिट्यूट हियर। सो इनिशियली एट टी इक्वल 0, वी ए इक्वल वी नॉट टेन थीटा। सो और वी ए कॉन्स्टेंट है, इसलिए वी ए की वैल्यू हमने रख दिया। सो एक्स फाइनल विल बी व्हाट, वी नॉट टेन थीटा अपॉन ओमेगा इंटू एल एन टू कॉस थीटा नॉट। सो दैट इज कॉस, ये पूरा सॉल्यूशन था इसका। नाउ जस्ट सी, it was this problem has involved beautiful thinking, help of this equation as well as some mathematics. Now ये मैथमेटिक्स यहाँ से यहाँ कैसे इंटीग्रेट करके आएगा ये मैंने आपको यहाँ बताया, लेकिन ये इंटीग्रेशन मैं इंटीग्रेट करके कोर्स पे और फ्लोट कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से भी देख के समझ सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जांपल 5, from two places that are in the same horizontal level, two pebbles are simultaneously projected with the same moduli of velocities v0 is equal to 20 meter per second to hit the point of projections of each other. If angular projection of one of the pebble is theta is equal to 75 degree, calculate the minimum separation between the pebbles during their flight. Now think that again diagram is not given, you have to think diagram. There are two places on the same horizontal level, मतलब horizontal ground पे कुछ दूरी पर दो प्लेस हैं, वहां से सेम स्पीड से दो स्टोन एक साथ फेंकने वाले हैं जो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हिट करेंगे। इस बात को जैसे देखें आप समझ में आ जाएगा, दोनों की रेंज का मॉड्यूलस सेम होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन याद करें, दोनों की स्पीड भी सेम है, तो सेम स्पीड से सेम रेंज के लिए दो एंगुलर प्रोजेक्शन होते हैं, एक तो थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल दिया हुआ है थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंड नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो व्हाट वी हैव, angles of projection for equal range with the same projection speeds must be theta and 90 minus theta, that we know, very well known result we have learned in projectile motion. So angular projection of b 90 minus theta, मतलब a हमने पहले मान लिया, तो a का क्या होगा थीटा, दूसरे का 90 minus theta। अभी हम वैल्यूज में प्ले ना करें। सो दिस ऐसा a पर थीटा और ये थीटा को, अब देखिए ये कितना हो 75, ये होगा 90 माइनस 75 15, तो वी बी 15 पे शो किया, ई ऐसे शो किया, दोनों एक साथ चले और इनकी फ्लाइट के दौरान इनके बीच की मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका दो रास्ते हैं, या तो इसका टाइम कोऑर्डिनेट, टाइम साथ कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, फिर इसका टाइम साथ पोजीशन कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। दोनों कोऑर्डिनेट से टाइम का फंक्शन आएंगे, यू कैन सी दे आर बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर लें और उस डिस्टेंस को टाइम साथ डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम कनेक्शन आगे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लें। दैट इज वन ऑफ द वे, आई सजेस्ट यू ट्राई इट योरसेल्फ। बट हियर वी कैन मेक यूज ऑफ रिलेटिव मोशन और यू कैन से प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम। अब ग्राउंड फ्रेम में तो जो बात होगी मैंने बताया आपको। अब इसमें पार्टिकल ए या पार्टिकल बी किसी का रेफरेंस फ्रेम चूज कर लें। सपोज हम पार्टिकल बी का रेफरेंस फ्रेम चूज करें, तो पार्टिकल बी के रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब बी की वेलोसिटी का रिवर्स ऐड कर दें। सो व्हाट वी डू, अभी जो रेंज आप निकाल सकते हैं, रेंज क्या होगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसके दोनों का रेंज, रेंज तो हम लिख चुके हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रीवियस नॉलेज थी वो हमने काम में ले लिया। अब ये डिस्टेंस दोनों के बीच की इतनी है जो रेंज का एक्सप्रेशन यहां रख दिया। अब बी के रेस्पेक्ट में मोशन स्टडी करें, रेफरेंस फ्रेम बी है, तो वी ए में माइनस वी बी वेक्टर ऐड किया, देखिए ये एज इट इज, तो ये जो वेक्टर यहां से तक मिलेगा ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी होगा। अब बी के रेफरेंस फ्रेम में बी रेस्ट पर होगा, उसको ए की ये वेलोसिटी दिखाई देगी, मतलब बी को ए इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता हुआ दिखाई देगा। बी, अब देखिए बी के रेफरेंस दोनों जी से गिर रहे हैं, तो जी का इफेक्ट दोनों के रेफरेंस फ्रेम में कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो हुआ इस तरह से, तो आप सोच सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो वो ए की बी से मिनिमम डिस्टेंस होगी दिस वे। अब इस परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमारे पास इस ट्राइंगल में देखिए ये चीज तो है, ये थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस है
और ये क्या होगा, आर इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। बस ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करने के लिए अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो काम हो जाएगा, थीटा माइनस दिस एंगल। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल। अब देखिए ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यू कैन यूजली विजुलाइज। कैसे, अब देखिए इन दोनों का मॉड सेम है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बट हाउ कुड आई हैव रिटन 45 45? लेट अस सी हाउ। देखिए ये एंगल पूरा थीटा था तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ से अल्टरनेट, ये लाइन पैरेलल है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या हुआ 90 बचा, ये 90 तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, 45 45 हो गए। तो अगर ये 45 हुआ तो ये एंगल कितना बचा, थीटा माइनस 45। Now you can straightforward write answer. What? This minimum distance is range into sine theta minus 45. This way. Range into sine theta minus 45. और range का expression हम find कर चुके हैं. Let us substitute it. R minimum is equal to R sine theta minus 45. Range का expression ऊपर से देख के यहाँ लिख दें. R minimum is equal to V naught square sine 2 theta upon 2 into sine theta minus 45. एंड फर्दर ये वैल्यूज दी हुई हैं, आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस चीज को यही एंड करता हूं ना आज के लिए। आप देखिए इतनी मिस्टीरियस प्रॉब्लम बहुत थी, आप इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करें। इसमें देखिए हमने रिलेटिव मोशन नहीं कहा गया था, बट हमने प्रॉपर सेलेक्ट फ्रेम लिया। इसमें किसका फ्रेम लिया, बी का। ग्राउंड फ्रेम्स कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। अब इसी प्रॉब्लम को एडिशनल प्रैक्टिस में ए के रेफरेंस फ्रेम से कैसे करेंगे, यू हैव द आंसर, ट्राई टू डू इट। होम असाइनमेंट, अटेम्प्ट CRE 03B रिलेटिव मोशन। अब 03A आपको मिला होगा, 03B आपको ग्रुप में मिल जाएगा कल तक। आप उसको अटेम्प्ट करें, अपने आइडियाज को कंसोलिडेट करें। साथ साथ एक चीज और, जो आपको ऑप्टिक्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं उनको भी सीखते चलें, बिकॉज ये हमने अगर ऑप्टिक्स भी साथ में कर लिया तो हम अपने ग्रुप से और जो साथ तैयारी करें उनसे बहुत आगे हो गए। तो एक तरह से हम 6 दिन क्लास चला पा रहे हैं वीडियो क्लास के थ्रू। और 6 दिन चलाने का मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मैकेनिक्स भी 5-6 दिन हो सकती है, बट मैकेनिक्स 5-6 दिन वीडियो क्लासेस के थ्रू मैं नहीं समझता कि आप चीज़ों को इतना ढंग से ग्रास्प कर पाएंगे। फिर क्या होगा, हमें इतना डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा मैं, फिर उतना ही बताना पड़ेगा जितना आप उनको समझ सकें। तो हमको डेप्थ में जाना है तो उस डेप्थ को समझने के लिए बीच में एक दिन चाहिए मैकेनिक्स को माइंड में मैच्योर होने के लिए। तो इसलिए मैकेनिक्स के लेक्चर हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, न्यूटन्स लॉ से बढ़ाएंगे। काइनेमेटिक्स में मैंने मैसेज किया था कि मैकेनिक्स के लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, बट अभी एक छोटा सा यूनिट और लेना है। व्हेन वी स्टार्ट न्यूटन्स लॉ आफ्टर नेक्स्ट, इन द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, दैट टाइम वी कैन हैव 5 to 6 लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स ए वीक। कि न्यूटन्स लॉ में इतनी मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि वहां से फिजिक्स के लॉ आ गए, तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी, उनको समझना आसान होगा। सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।